Hello students, how are you? Let's continue the next topic of chapter cell. The next topic is prokaryotic and eukaryotic cells. Till the last lecture I have explained you the parts of cell. मीन्स अब तक आप ये जान चुके हैं कि सेल होती क्या है और सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस and structure of cells are divided according to two types, prokaryotic and eukaryotic. So let's start the session. Here are the examples of prokaryotic and eukaryotic cell. The first one is a eukaryotic cell, means a plant cell. Plant cell कैसे होते हैं? eukaryotic, ठीक है. एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स लाइक बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटिस्ट, किसी का भी डायग्राम ले सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल बताने के लिए. तो यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है और एक यूकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है. ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो आप इन पार्ट्स को देखिए और हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं इस टर्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की. जैसा कि नाम प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोटिक. प्रो मीन्स बिफोर और यू कैन से प्रिमिटिव. प्रो मीन्स प्रिमिटिव कह सकते हो या बिफोर कह सकते हो. प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, बहुत पुराना, ठीक है. प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव. एंड कैरियोन मतलब होता है, कैरियोट मतलब होता है कैरियोन. कैरियोट मतलब कैरियोन. कैरियोन का मतलब होता है कैर्नल या न्यूक्लियस, ठीक. कैरियोन का मतलब क्या क्या होता है? न्यूक्लियस या कैर्नल, ठीक है. तो ये दो वर्ड से प्रोकैरियोटिक वर्ड मिलके बना है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रिमिटिव मतलब देखो, प्रिमिटिव से का मतलब प्राचीन, पुराना, एंशियंट. अब एंशियंट सेल का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं. देखो, जब धरती पर जीवन आया तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था. केवल क्या था, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं वो हो रहे थे. जैसे कि चारों तरफ लाइटनिंग हो रही थी बहुत सारी, चारों तरफ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, गैस फॉर्मेशन हो रहे थे, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे थे. ये सारी फिनोमिना चल रही थी. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब लाइफ बनी तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसमें नाइट्रोजन ने आरएनए नाम का एसिड बनाया. सबसे पहले बनाया था राइबो न्यूक्लिक एसिड. मैंने आपको सेल में बताया है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है. तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड बना और राइबो न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बना, आरएनए से डीएनए बना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. और उसके बाद क्या बना, तुम्हारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने. कैसे? प्रोकैरियोटिक. अब ये जब शुरुआत में सेल्स बनी तो इनके पास क्या था, एक एडवांस स्ट्रक्चर नहीं था. जैसा सेल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, यूकैरियोट्स में डेवलप हुआ, यूकैरियोट मतलब एडवांस न्यूक्लियस वाले, वैसा प्रोकैरियोट में नहीं था. वैसा प्रोकैरियोट में नहीं था. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें, इंसान ने शुरुआत से जब डेवलप होना शुरू किया, यानी जब हम सिविलाइज होना शुरू हुए, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या हुआ, पहले सब जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे. फिर क्या हुआ, उन्होंने डेंस में रहना शुरू किया, ग्रुप्स में रहना शुरू किया, ठीक है. फिर डेंस से निकल के उन्होंने अपने लिए घर बनाने शुरू किए, खेती करना शुरू की. फिर कुछ लोग ऐसे थे जो डेवलप होते होते कहाँ आज सिटीज़ में, गांव में रह रहे हैं, ठीक है. और कुछ आज भी बिल्कुल वैसा ही लाइफ फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं, आदिवासी कहते हैं. वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कभी
एंशियंट या अर्ली मैन रहता था वो आज भी शिकार करके अपने जानवरों को शिकार करके खाते हैं। उनकी लैंग्वेज भी अभी वैसी नहीं है जो उसे हम समझ सकें। मीन्स दे आर नॉट यूजिंग एनी लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड, नाइदर दे स्पीक मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वट एवर। They are not using such kind of languages. So they are living like early mans. So the early man like प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या थे? जैसे अर्ली मैन रहते थे ना, गुफा बना के रहते थे और शिकार करके खाते थे, तो उनका पास क्या था? उनके पास कोई सुरक्षा थी? कोई सुरक्षा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके ना तो पक्के मकान थे, ना उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो खेती की एडवांसमेंट को समझा, तो वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो जो पिछड़ा है दैट इज़ प्रिमिटिव। जो पिछड़ा है वो प्रिमिटिव, जो पीछे रह गया वो प्रिमिटिव। लेकिन प्रिमिटिव का मतलब आप ये ना मान लेना कि अब प्रिमिटिव सेल्स ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आज भी वो सेल्स हैं, जैसे आदिवासी आज भी हैं वैसे ही प्रिमिटिव सेल्स भी आज हैं, ठीक है। लेकिन मतलब क्या हुआ कि ये वो सेल्स हैं जो लाइफ बनी उस वक्त बनी थी और आज भी हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो एडवांस नहीं है। अभी हम एडवांस न्यूक्लियस का मतलब भी समझेंगे वो क्या होता है। तो अगर ये एडवांस नहीं है तो जो एडवांस हो गया उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट। क्या कहेंगे? यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू मतलब एडवांस, यू मतलब एडवांस भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? एडवांस। एडवांस मतलब पक्का घर बना लेना, बाउंड्री को क्लोज कर लेना, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जब न्यूक्लियस में आ गए तो वो क्या कहलाया? यूकैरियोटिक सेल कहलाई, ठीक है। यानी उसमें ऑर्गेनल्स आ गए, वो कुछ ना कुछ फंक्शन फॉर्म करते थे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स आर दोज विच वर एवॉल्व्ड बिफोर द न्यूक्लियस। यानी जब न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हुआ था, यानी कि न्यूक्लियस तब होता ही नहीं था। हम अगर देखो ये डायग्राम में पीछे जाएं तो देखो इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? ये जो हमारी बनी हुई है ये वाली सेल बैक्टीरिया की, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें आपको न्यूक्लियस कहीं पे दिख रहा है? देखिए कहीं पे न्यूक्लियस है? कहीं पर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है? ये देखिए ये आया है ना, यहाँ न्यूक्लियस है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था, यानी जो डीएनए था, आरएनए थे, वो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें फैले पड़े रहते हैं, खुले पड़े रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि सेफ होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और एडवांस होने का मतलब क्या होता है? सेफ होना, प्रोटेक्टेड रहना, जितना ज़रूरी हो उतना ही होना, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पूरे में फैला रहता है, ये जैसे यहाँ फैला हुआ है अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? जेनेटिक मटेरियल एक केस के अंदर क्लोज्ड है। क्लियर हो रही होगी बात? तो ये क्या है? न्यूक्लियस ही नहीं था यहाँ पर। They don't have any nucleus inside the cell. Clear? Now in case of eukaryotic, these are those cells which have nucleus inside the cell. इनमें nucleus है, organelles हैं, ठीक है, और boundary भी है इनकी, ठीक। Now let's move to the next differences. Now we have some points. On behalf of these points we can separate prokaryotic cells from eukaryotic cells. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो इसमें एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डीएनए, अभी डीएनए आपने देखा था, डीएनए का मतलब यहाँ पर हमारा किससे है? क्रोमेटिन फाइबर से। किससे है? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन फाइबर याद होगा सबको, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, होते हैं क्रोमेटिन फाइबर। लास्ट लेक्चर में जाके देखिएगा जो मैंने नोट्स भेजे थे। तो क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं उनमें ही सारा डीएनए आरएनए होता है हमारा। तो वो जो डीएनए है वो डीएनए साइटोप्लाज्म में फैला रहता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो है ही नहीं। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए है वो बंद तो रहेगा नहीं, तो पूरी सेल में फैला रहता है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड होता है, पैक्ड होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करें
तो सेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डूइंग वर्क एज अ सिंगल यूनिट। चूँकि ये यूनिसेलुलर मतलब होती हैं और एडवांस तो होती नहीं है, तो इनमें पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के काम करती हैं, ठीक है। और आगे चल के ये टर्म आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। जो ये यूकैरियोटिक सेल हैं, इसमें जो पार्ट्स हैं उन्होंने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है। लेबर मतलब वर्क डिवीजन है इनके पास, जिसका जो काम है वो पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर डूइंग वर्क एज अ सिंगल यूनिट। मतलब कि यहाँ पर हर सेल का काम अलग अलग है। यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स सारी एक जैसी हैं, जो अगर प्लांट सेल है तो सारी प्लांट सेल एक जैसी हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया है तो सारी बैक्टीरिया एक जैसी नहीं है, हर बैक्टीरिया का काम अलग अलग है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, तो हर बैक्टीरिया अलग है, वाइब्रियो अलग है, ठीक है, स्पाइरलम अलग है, कोकस अलग है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होगा। लेकिन यूकैरियोटिक के साथ ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में सारा सेल स्ट्रक्चर एडवांस है, हर सेल के ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर काम दिया गया है उसे, तो वो परफॉर्म करती है। साइज ऑफ सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है साइज में। कैसी होती है, छोटी होती है। और यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है, इतनी बड़ी जैसे एग, ठीक है, जिसे आप नेकेड आई से भी देख लेते हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। केमिकल रिएक्शंस जिनसे क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस। ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं जो खाली दो केमिकल मिलाया एक नया केमिकल बन गया। ये कैसी वाली होनी चाहिए, लाइफ प्रोसेस वाली, ठीक है, लाइफ प्रोसेस वाली केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सिंपल एंड ऑकरेज पर यूनिट सेल। अब जैसे चूंकि इनमें कोई लेबर के अकॉर्डिंग तो डिवीजन है नहीं, तो हर सेल अपनी अपनी रिएक्शन अलग अलग टाइप की करती है। और ये डिटेल में आपको आगे की क्लास में समझ में आएगी बात और अच्छे से। और यहाँ पर क्या होता है, ऑफ एन रिएक्शंस ट्रमेंडसली कॉम्प्लेक्स एंड ऑकर इन मल्टी सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं एक ही सेल के अंदर। एक्सक्रीशन कोई कर रहा है, कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, तो यानी मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म होते रहते हैं। अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनेलीज यानी कि आपका गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी चीज़ें नॉट फाउंड, ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब नहीं पाई जाती का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लेस, एक्चुअली क्या लिख दो यहाँ पर, वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। और यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड तक पाए जाते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिनमें डबल डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगली बात करें क्रोमोजोम्स, डीएनए की बात हो गई तो क्रोमोजोम की भी बात हो जाती है। क्रोमोजोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इसमें क्रोमोजोम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है। सिंगल सेल विथ प्लाज्मिड, यहाँ पर ये प्लाज्मिड वाला टर्म अभी छोड़ दो आप लोग, प्लाज्मिड आपके लिए थोड़ा टिपिकल टॉपिक हो जाएगा। अभी प्लाज्मिड आप जो है इसे ना लिखिएगा, ठीक है, प्लाज्मिड को आप ना लिखिएगा, प्लाज्मिड मत नोट करिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बैक्टीरिया और उसका स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल आप कितना लिखेंगे, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इतना आप लिखिएगा, फाउंड इन साइटोप्लाज्म तक। और ये क्या है, फाउंड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में रहता है। मैनी ऑफ वन सेल, मतलब कि क्रोमोजोम क्या होती हैं, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोजोम के नंबर 46 होते हैं ना। और यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, यहाँ पर कई सारे क्रोमोजोम्स हो सकते हैं एक ही सेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अमीबा यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, मशरूम्स जो होते हैं ये भी यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हैं, प्लांट सेल तो होती ही हैं, आपने देखी हैं, एनिमल सेल्स, ठीक है, ये भी इसका यूकैरियोटिक एग्जांपल हो गई। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, तो बैक्टीरिया क्या होती है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है।
ग्रीन ब्लू एल्गी, जो काई लग जाती है पानी में, आपने देखा होगा ना, काई दिख रही है, ये काहे का एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक का। ठीक है। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा होता है, ये भी काहे का एग्जाम्पल है? ये अपने आप में, माइकोप्लाज्मा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। आप इसका मीनिंग ना समझें कि इसका सर हिंदी मीनिंग क्या होगा, बैक्टीरिया तो सुनिए, माइकोप्लाज्मा नहीं सुना। तो माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का क्या होता है? ऑर्गेनिज्म है, और ये भी एक टाइप का प्रोकैरियोट है। ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने प्लांट सेल पढ़ ली, एनिमल सेल पढ़ ली। ठीक है। यह हमने अभी ऑर्गेनल पढ़ लिया। अब कौन से ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, या एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं कंपैरिजन चार्ट के थ्रू इसके मीनिंग की। जो प्लांट सेल होती है उसका मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम प्लांटेया। किंगडम प्लांटेया, किंगडम प्लांटेया मतलब प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। प्लांट का मतलब किंगडम प्लांट, और कौन सा? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। और एनिमल सेल में किंगडम एनिमेलिया, मतलब एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कि मतलब हम प्लांट सेल का मतलब हम उन सेल्स की स्टडी कर रहे हैं जो किंगडम प्लांटेया में आती हैं, और एनिमल सेल की स्टडी मतलब किंगडम एनिमेलिया में आती हैं। मतलब देखो, हमने तुम्हें ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है उस पर लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। इतने सारे वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी है। अब उन सब की स्टडी करना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं एक एक करके स्टार्ट करेंगे, हाथी अलग पढ़ेंगे, मछली अलग पढ़ेंगे, सबको अलग अलग पढ़ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उनके कैटेगरी बना लेंगे, उनके ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे बेसिक जो हमेशा से चला आया, बिल्कुल शुरुआत से जो सबसे पहला डिफरेंस बना ही था, वो क्या कह सकते हो? प्लांट और एनिमल सेल का बना। वैसे ऐसा था नहीं, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि सबसे पहला जो ईजीली अंडरस्टैंडेबल या बिल्कुल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डिफरेंस जो क्रिएट हुए, जो किंगडम क्रिएट हुए, वो प्लांट और एनिमल सेल। यानी हमने जितनी भी अर्थ पर स्पीसीज़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक प्लांट और दूसरे एनिमल। ठीक है, 9th क्लास में अब जाओगे तो आपको ये किंगडम पढ़ने को मिलेंगे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे बहुत सारे किंगडम बने। लेकिन अगर हम सारे को अगर डिवाइड करना चाहें तो दो सिंपल, जो हर कोई समझ सकता है कि अर्थ पर या तो हमें प्लांट दिखाई देते हैं लिविंग, या एनिमल दिखाई देते हैं। दो ही चीज़ें तो लिविंग दिखाई देती हैं। तो जितने भी लिविंग प्लांट हैं उनको हम किंगडम प्लांटेया में रखते हैं, और जितने भी लिविंग एनिमल हैं उन्हें हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम साइज़ की बात करें तो जो सेल साइज होता है वो प्लांट सेल का कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। देखो, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, वो शेप को चेंज होने नहीं देती। इधर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इरेगुलर इन शेप होती है। ठीक है, तो एनिमल के सेल का शेप, जैसे अमीबा का शेप तो हमेशा बदल सकता है। हमारी खुद की बॉडी का शेप देखो आप, छोटे होते हैं हम, बड़े होते चले जाते हैं, हमारी बॉडी का साइज बदल रहा है, हो रहा होता है। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहना है, सेल का शेप नहीं बदलता। लेकिन एनिमल में सेल के शेप बदल भी जाते हैं, जैसे अमीबा में बदल जाता है। ठीक है, अगली बात करें, ये शेप और साइज दोनों की बात हो गई एक साथ ही हमारी। ठीक है, अब शेप और साइज की बात करें कि और कितने टाइप के शेप साइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने शेप देखा तो कुछ कुछ रेक्टेंगुलर, हमने जब एनिमल सेल प्लांट सेल बनाई तो कुछ इस तरीके से बनाई ना, प्लांट सेल को कुछ इस तरीके से ही तो डिफाइन किया डायग्राम में। और एनिमल सेल को हमने कैसे बनाया? ऐसे करके कुछ कुछ राउंड। ठीक है, नॉट प्योर रेक्टेंगल, नॉट प्योर राउंड, somehow rectangular and somehow means tends to rectangle, tends to round। ये लगभग रेक्टेंगल या लगभग राउंड की तरह थी। इनक्लोज्ड बाई, अब प्लांट सेल को कौन इनक्लोज करता है और एनिमल सेल को? तो प्लांट सेल को सेल वॉल करती है। कौन करता है? सेल वॉल इनक्लोज करती है। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों चीज़ें होती हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है केवल, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है सेल वॉल, दूसरी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों। यहाँ पर क्या है केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है केवल, सेल वॉल नहीं है इसमें। अब सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स की बात करें तो ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड क्या होते हैं, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। एनिमल्स में तो वो नहीं पाया जाएगा, एनिमल्स में क्या होगा, एब्सेंट। सीलिया, सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। सीलिया क्या होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे अभी मैं आपको पीछे एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं अपना, ये सीलिया। तो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सीलिया होती है और ये फ्लैजिलम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पीछे ना टेल्स जैसी दिख रही हैं, ऐसे करके बनी हुई हैं, तो दे आर नोन एज फ्लैजिला, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपकी फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक। सीलिया और फ्लैजिला देख लिया आपने, सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है। तो देखो सीलिया, वापस जाना पड़ेगा, कई पेज ओपन हो गए। सीलिया जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हमारे प्लांट सेल में। ये किस में पाए जाएंगे, केवल एनिमल सेल में ही तो पाए जाएंगे। सीलिया क्या होती है, अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करती है। या फ्लैजिला भी होती है, तो वो भी एनिमल में ही जरूरत पड़ेगी, सीलिया हो या फ्लैजिला हो। ये फ्लैजिला के लिए भी आप लिख सकते हो, सीलिया या फ्लैजिला। आप यहाँ पे फ्लैजिला भी लिख सकते हो कि क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लैजिला किस में होती है, केवल एनिमल सेल में होती है, एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में नहीं होती, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, प्लांट जो होते हैं वो एक जगह रुके रहते हैं, उनको उतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं करनी पड़ती जितनी हमें करनी पड़ती है। हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, हम कई बार हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और अलग अलग टाइम रहती है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल बॉडी में क्या होते हैं, हमेशा ज़्यादा। प्लांट एक जगह रुके रहते हैं, वो तो ज़्यादा मोशन करते नहीं, तो इसलिए उन्हें एनर्जी की खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वैक्यूल की बात करें तो एनिमल सेल में जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं कई, ठीक है। कैसे होते हैं, स्मॉल वैक्यूल। कैसे वैक्यूल, स्मॉल, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल होते हैं छोटे छोटे और कई होते हैं। और प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल। जरा डायग्राम पे वापस जाएं तो देखें, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो देखो आगे एग्जाम्पल में शायद दी होगी ये डायग्राम, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल मस्ट बी देयर। यहाँ पर नहीं है अभी हम लोगों के पास, ये है, चलो हो गया। तो देखो ये प्लांट सेल जो है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे जो वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल बड़ा सा दिख रहा है ना, वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, ये बड़ा एक वैक्यूल है। अगर हम एनिमल सेल में देखें तो वैक्यूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कहीं पर कोई बड़ा वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी दिखाई दे रहा है। वैक्यूल इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, या कई कई बार नहीं भी होते हैं, किसी किसी सेल में नहीं भी होते हैं, ठीक है। प्लांट में वैक्यूल का काम ज़्यादा है, प्लांट सेल में वैक्यूल का काम ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसका कारण है, प्लांट सेल में न्यूट्रिएंट्स मिनरल को बनाना होता है और उनको स्टोर करना होता है, इसी प्लांट सेल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है।
अगली बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम रेयरली नोटिस्ड, यानी लगभग ना के बराबर, नॉट अवेलेबल कह सकते हो। और यहाँ पर लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक चीज़ और जो खास याद रखने वाली है कि देखो प्लांट में किचन क्या है, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी बनाती है। प्लांट में एनर्जी कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। और यहाँ कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी बनाता है, प्लांट सेल में भी। लेकिन यहाँ पर ये किचन भी है, मतलब कि ये एक तरीके से न्यूट्रिएंट बना लेते हैं। हम न्यूट्रिएंट बना नहीं सकते, हम केवल उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन प्लांट वो न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं और एनर्जी भी लेते हैं, मतलब कि वो न्यूट्रिएंट बना भी लेंगे और एनर्जी भी ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। हम केवल न्यूट्रिएंट लेकर एनर्जी ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट बना नहीं सकते। हम कार्बोहाइड्रेट बना नहीं सकते, हम प्रोटीन बना नहीं सकते। लेकिन प्लांट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब बना सकते हैं। ठीक है, और उससे एनर्जी भी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ वो भी तो करते हैं, रेस्पायर वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिएंट बनाते नहीं। अब रिजर्व फूड की बात करें तो जो प्लांट होते हैं फूड को स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व करते हैं और हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में यानी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, बॉडी में स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें, ये डिफरेंस की हो गई। और अगर हमसे पूछा जाए कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं दोनों सेल में, तो देखो यहाँ पर मैंने एक कोशिश की है आपके लिए एक इजी आंसर ढूंढने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है, ये इसमें सिमिलैरिटी दी हुई है, यानी न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्गी ऑपरेटस दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन होता है, ये आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगी, अभी नहीं है। सेल का स्केलेटन होता है, मतलब सेल को एक फ्रेमवर्क देता है, सेल का एक शेप बनाता है, वो साइटोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पार्ट थे आज के लिए। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं डिफरेंस और यहाँ क्या दी हुई है, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।